हाय डियर स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम चर्चा करेंगे बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के बारे में विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अब ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 ज़रूर देखना, नेक्स्ट वीक आएगा। उस आज हम इसकी थ्योरी डेवलप करेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है, कैसे लोकेट करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं एक टीजर क्वेश्चन भी दूंगा आज की सेशन में। उसके बाद हम उस टीजर को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एंड एज वेल एज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ICOR बेस्ड जो तुमने शायद नॉर्मल मेथड से किए होंगे और बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हो गए होंगे उनको हम ICOR से देखेंगे कि बहुत ही क्रिस्प सोल्यूशन कैसे बन सकता है। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग टेक्निक, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो एज आई सेड, ये इसका पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 नेक्स्ट संडे आएगा। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अपन देखते हैं ICOR होता क्या है। ठीक है, बेसिकली नाम है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। नाम से भी समझ में आ रहा है कि जब कोई देखो, जब कोई बॉडी, जैसे सबसे पहले अपन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की अगर बात करें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे रूम का सीलिंग फैन होगा। ठीक है। तो वो जो सीलिंग फैन हो गया, जैसे अगर मैं इसको एक बहुत ही गंदा सा डायग्राम बनाऊं सीलिंग फैन का, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है। तो जैसे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अगेन ये वर्टिकल होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस एक्सिस इज वर्टिकल और इस एक्सिस के अबाउट फैन रोटेट कर रहा होता है। ठीक है। सो इट्स अ केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, मतलब इस एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी जीरो मानी जा सकती है। ठीक है। और अगर मैं फैन के डिफरेंट पॉइंट्स को देखूं तो वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये कैसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है। फिर मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये भी ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है। अब जब बॉडी, वेयर एज जब बॉडी रोटेट प्लस ट्रांसलेट कर रही हो, ठीक है, तो इन जनरल किसी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो ना, मतलब बेसिकली कोई भी एक्सिस फिक्स्ड नहीं होगी इन जनरल। ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे व्हील ऑफ द कार की अगर अपन बात करें, अज्यूम करते हैं व्हील ऑफ द कार है। ठीक है। तो जो व्हील ऑफ द कार है, लेट्स से इसका ओमेगा इस तरफ है। ठीक है। और ये रोटेट कर रही है, सॉरी ये रोल कर रही है एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये रोल कर रही है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सिस होती है, जो सी सेंटर से पास होती हुई एक्सिस, स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, ये ऐसे आगे जा रही होती है v वेलोसिटी से, है ना। एंड इस सेंटर के अबाउट पूरी व्हील रोटेट कर रही होती है। और हम जब कहते हैं प्योर रोलिंग की कंडीशन है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पी की वेलोसिटी हम जीरो कर देते हैं। ठीक है। ये सब तुमने पढ़ा होगा प्योर रोलिंग की कंडीशन में। दिस इज प्योर रोलिंग। ठीक है। तो प्योर रोलिंग में हम लोग पॉइंट पी की वेलोसिटी जीरो कर देते हैं। तो इससे जो कंडीशन आ जाती है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ जाती है। करेक्ट। अब बेसिकली जो है जो मतलब ये जो व्हील हो गई, इसमें जो सेंटर सी से पास होती हुई एक्सिस है वो ट्रांसलेट कर रही है और इसके अबाउट बॉडी, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोल रोटेट कर रही है। सॉरी, इस एक्सिस का बॉडी रोटेशन में जा रही है। ठीक है। अब हमारा एम है कि हम बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लें, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है। हम बॉडी पे अगर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, जो कि ऑफ कोर्स पॉइंट पी है, इस गिवन गिवन केस के अंदर अगर प्योर रोलिंग ना होती तो फिर पॉइंट पी वो वाला पॉइंट ना होता। ठीक है। तो फिर कोई और ऐसा पॉइंट होता जिसकी वेलोसिटी जीरो होती। ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम बॉडी पे अगर ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, तो उस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोला जा सकता है। प्लेनर रोटेशन में ऐसा बोला जा सकता है कि वो बॉडी, वो पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं एक रैंडम शेप की बॉडी। ठीक है। मान लिया एक आलू टाइप की बॉडी है, आलू मतलब प्लेनार आलू है। ठीक है। और मान लिया कि जैसे ये कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है। मार्क दी वर्ड इंस्टेंटेनियस, मतलब जिस समय मैं इस डायग्राम को देख रहा हूं तो उस समय पॉइंट पी की वेलोसिटी जीरो है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, फॉर एग्जाम्पल ये है सी, सी इज द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी हो सकती है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बीसी है मान लिया, और जो है बॉडी ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इन सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट पी की इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है। ठीक है। इस समय, जिस समय मैं देख रहा हूँ डायग्राम को। ठीक है। तो पॉइंट पी विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। पॉइंट पी विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब पॉइंट पी को अपन कह सकते, और ऐसी कोई एक एक्सिस इमेजिन करो जो कि पॉइंट पी से पास हो रही है एंड स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये जो शेप बनाया है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का शेप जो है क्या कहते हैं, स्क्रीन प्लेन में रोटेट कर रहा है। मतलब इसका जो ओमेगा है वो स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ओमेगा का डायरेक्शन। ठीक है।
आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जब ओमेगा क्लॉकवाइज सेंस में है, अगर ओमेगा क्लॉकवाइज सेंस में है तो राइट हैंड थंब रूल से अपन ओमेगा का डायरेक्शन देखेंगे तो फिर स्क्रीन प्लेन के अंदर आएगा। एक्सियल वेक्टर होता है ओमेगा, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट मतलब जो एक्सिस है, वो जो एक्सिस है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कौन सी एक्सिस बोली जाएगी? पॉइंट पी से पास होती हुई एक्सिस और स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर, करेक्ट? तो मतलब व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? ऐसी एक्सिस जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर से पास हो रही हो एंड ओमेगा की डायरेक्शन में हो, ठीक है? तो ऐसी एक्सिस को अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, ठीक है, प्लेनर रोटेशन मोशन में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जीरो हो गई। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन? बहुत सिंपल, अगर बॉडी ट्रांसलेट प्लस रोटेट कर रही हो, ठीक है, तो उस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, तो उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, ऐसी एक्सिस जो उस पॉइंट से ही पास हो रही हो एंड जो है ओमेगा की डायरेक्शन में हो, ठीक है, वैसी एक्सिस को अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि ICOR है क्या, ठीक है, या फिर IAOR हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और ICOR हो गया इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। जैसे जो मान लो कि ये जो ऊपर वाला डायग्राम था ये, ठीक है, ये स्फीयर मान लेते हैं। तो प्योर रोलिंग अगर हो रही है, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो पॉइंट पी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो पॉइंट पी विल बिकम, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये क्या हमने मान लिया, क्या क्या मान लिया इसको? स्फीयर मान लिया, ठीक है। तो पॉइंट पी विल बिकम सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और पॉइंट पी से ऐसी एक्सिस जो कि स्क्रीन प्लेन के अंदर जा रही होगी, ठीक है, उस एक्सिस के अलोंग, उस एक्सिस को बोल दिया जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है? ऐसा मतलब इसमें जादू क्या है? ठीक है? देखो, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। देखो, पॉइंट पी अगर इंस्टेंटेनियस, नाम से क्या लग रहा है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है? नाम से समझ में आ रहा है कि इस समय, इस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी को प्योर रोटेशन में माना जा सकता है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। फॉर सम थिंग्स ऐसा मान सकते हैं कि पॉइंट पी के अबाउट पूरी बॉडी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जैसा बिहेव कर रही है, ठीक है, मतलब है ना, मतलब इसमें कैच है, डिस्क्लेमर है, बट जो है थोड़ा सा मतलब केवियट लगा के मैं बता, वो केवियट क्या है वो भी बात करेंगे। बट पॉइंट पी के अबाउट पूरी बॉडी को फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये समझो कि अगर मैं पॉइंट पी पे खड़ा होकर सी की वेलोसिटी मांगू तुमसे, सी पे, तो देखो, जब पॉइंट पे जब रिजिड बॉडी होती है तो रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट किसी दूसरे के अबाउट सिर्फ सर्कुलर मोशन ही कर सकता है। एक प्लेनर रोटेशन मोशन में, प्लेनर रोटेशन मोशन में जो जो भी जो है रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स एक दूसरे के अबाउट सर्कुलर मोशन ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे सी और पी की रिजिड बॉडी के दो पॉइंट्स की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। तो पी के रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी सिर्फ, जैसे पी पे खड़े हो जाएं तो सी की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो सीपी लाइन के अलॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं तो फिर सीपी की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसीलिए पी, ये बात किसी भी दो पॉइंट के लिए बोली जा सकती है, नॉट ओनली सेंटर ऑफ मास, नॉट ओनली ICOR, कोई भी दो पॉइंट के लिए बोली जा सकती है। तो कोई भी दो पॉइंट एक दूसरे के अबाउट सर्कुलर मोशन ही कर सकते हैं प्लेनर रोटेशनल मोशन में, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट कि जो है कि लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो पी पे खड़े होके अगर मैं सी की वेलोसिटी लिखूं तो क्या होगा? ये वाला आर इंटू ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी, आर ओमेगा। नॉट ओनली फॉर सी, तुम कोई और जनरल पॉइंट भी अज्यूम कर लो। मान लो ये पॉइंट मैंने क्यू ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे वी क्यू पी कहूँ, वी क्यू पी, ठीक है, वी क्यू पी, तो कितना हो जाएगा? जैसे ये चीज R1 है, ठीक है, तो R1 ओमेगा, ठीक है। नाउ द गुड पार्ट इज दैट वीपी इज जीरो, ठीक है, Vp is zero. Hence, velocity of C in the ground frame will also become R omega, ठीक है, and velocity of Q will also become R omega. इसका मतलब इस बॉडी के सारे पॉइंट की वेलोसिटी तुम ग्राउंड फ्रेम में लिख सकते हो। अगर तुम ICOR पे खड़े होके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखते हो तो वो सीधा तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में मिल रही है, वो सीधा तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वो तुम्हें सीधा ग्राउंड फ्रेम में मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज एक्सेलरेशन के लिए ट्रू नहीं है, इसीलिए मैंने वो डिस्क्लेमर लगाया था। फिक्स्ड एक्सिस में देखो, मान लो ये पॉइंट है फिक्स्ड एक्सिस में, तो इस पॉइंट पे खड़े होकर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी लिखी जाए तो वो ग्राउंड फ्रेम में ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी वेलोसिटी लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? ये वाला आर इंटू ओमेगा। मान लो ये पॉइंट ए है तो वी ए की वैल्यू आर ओमेगा लिखी जाएगी। अगर इस पॉइंट की लिखनी हो तो वी बी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? वापस से वही आर इंटू ओमेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन लिखना हो तो अपन ये कहाँ पे खड़े होकर लिख रहे हैं? ये ओ पे खड़े होकर लिख रहे हैं, ओ पे, ठीक है।
तो एक्सलेशन लिखना हो, एक्सलेशन ऑफ ए, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा आर अल्फा, मतलब आर अल्फा और ओमेगा स्क्वायर आर भी आएगा, मतलब एक तरफ आर अल्फा आएगा और एक तरफ ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर आर आएगा एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन आर अल्फा आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि क्यों हम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ओ कंप्लीट रेस्ट पे है, मतलब ना तो वेलोसिटी ना तो एक्सेलरेशन है। पॉइंट पी यहाँ पे जो आईसीयूआर होता है उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, बट उसका एक्सेलरेशन जीरो हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर लगाया था कि वेलोसिटी वाली सारी टर्म्स जो है तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में मिल जाएंगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्यों जीरो नहीं है उसकी डिस्कशन अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, एक्सेलरेशन जीरो हो जरूरी नहीं होता, ठीक है। यही डिफरेंस होता है आईसीयूआर में एंड एक फिक्स्ड एक्सिस में। फिक्स्ड एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट हमेशा ही रेस्ट पे रहता है, लाइक इट इज ऑलवेज एट रेस्ट, ठीक है। उसकी वेलोसिटी भी जीरो होती है और एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। लेकिन जो आईसीयूआर होता है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है, मतलब कि उस समय उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, बट थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो ये जरूरी नहीं, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी आ सकती है। यही जो है कारण, यही डिफरेंस होता है। बट एनीवे, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इस बॉडी का जो है मेरे को काइनेटिक एनर्जी बताओ, जो ब्लैक कलर की बॉडी दिख रही है यहाँ पे आलू शेप, जो मैंने रेड कर दी है अब, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो बहुत सिंपल है, मैं सीधा लिख सकता हूँ हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर। क्यों क्यों लिख सकता हूँ ऐसा, बहुत सिंपल है। सोचो भाई, पी पे खड़े होके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो पी वाली एक्सिस के अबाउट, मतलब आईसीओआर से जो पी पॉइंट से एक्सिस पास हो रही है स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ये काइनेटिक, क्योंकि पॉइंट पी के अबाउट पूरी पूरी बॉडी का रोटेशनल मोशन ही हो रहा है, पूरी बॉडी का रोटेशनल मोशन हो रहा है, और फिक्स मतलब प्योर रोटेशन हो रहा है ना, ट्रांसलेशन है ही नहीं, पॉइंट पी ट्रांसलेट कर नहीं रहा है इस मोमेंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी सीधा लिखी जा सकती है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट पी हमें एक बहुत ही विशिष्ट पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो बाकी सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी हम खटाखट लिख सकते हैं ग्राउंड फ्रेम में, वो भी ग्राउंड फ्रेम में लिख सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट की खास इंपॉर्टेंस है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू कि इस पॉइंट पे बैठ के लिखने से, मतलब जब अपन टॉर्क इक्वेशन वगैरह लिखते हैं या इस पॉइंट पे बैठ के एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या कैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्वेश्चन सॉल्व करूं एंड इन कंपेयर टू आईसीयूआर के अबाउट सॉल्व करूं, तो आईसीयूआर मेथड विल बी फार, लाइक इट माइट इन्वॉल्व मोर एनालिसिस, बट इट विल बी मच फास्टर, लेट मी टेल यू, ठीक है, फास्ट बहुत ज्यादा होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, बट उसके पहले जो है लेट अस सी कि भाई आईसीआर, मतलब जो आईसीआर के से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एक पॉइंट जो है तुम्हारा, ये जो आईसीआर लिखा है, आईसीआर में नॉट ऑलवेज बी विजुअली अटैच्ड टू द बॉडी बट इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, और दूसरा आईसीआर विल ऑलवेज हैव इट्स वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन में नॉट जीरो। तो जैसा कि मैंने तुम्हारे को बताया, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। Now, the most important fact about ICOR is that it is the part of the body. That means, you know, ये बॉडी का हिस्सा होता है, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास। अब इससे हमारा क्या मतलब है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पहले मैं सेंटर ऑफ मास के केस को लेके समझाता हूँ कि बॉडी का हिस्सा होने से मेरा क्या मतलब है, मतलब ये बॉडी का पार्ट होता है, इसका क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक रिंग को लेते हैं, लेट्स से एक रिंग है ना, क्या है ये रिंग, ठीक है। अब हमें पता है कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसका सेंटर है, ठीक। तो क्या ये जो रिंग का जो सेंटर है, ठीक है, क्या ये रिंग की मटेरियल के अंदर है? नहीं, रिंग की मटेरियल के अंदर तो नहीं है, लेकिन क्या ये रिंग से अटैच्ड है समहाउ, विजुअली क्या ये रिंग से अटैच्ड है? तो यस, ये रिंग से अटैच्ड है। कैसे? तुम इसको ऐसे समझो कि अगर रिंग को मैंने खिसका के जैसे यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है, मैंने इस रिंग को खिसका के यहाँ पहुंचा दिया, तो जो उसका सेंटर है ये भी इसके साथ यहाँ पहुंच गया, सेंटर ऑफ मास, है ना। हेंस वी कैन से कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास था वो समहाउ इससे अटैच था। तुम ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे एक इनविजिबल रॉड सी थी, एक इनविजिबल रॉड थी, मासलेस इनविजिबल रॉड थी जिससे ये सेंटर अटैच था, ठीक है। तो रिंग जहां जहां जाएगी उसका सेंटर भी उसके साथ वहीं पे जाएगा, ठीक है। तो लेट अस अगेन, मैं एक चीज और, लाइक एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कोऑर्डिनेट प्लेन एज्यूम कर लूँ, ठीक है, इमेजिन दिस कोऑर्डिनेट प्लेन,
ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। नाउ इफ आई मेक अ रिंग लाइक दिस, मैं एक ऐसा रिंग बना लूँ, ठीक है, जिसका सेंटर ये है, तो अभी जो रिंग का सेंटर है ये ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट। अभी जो रिंग का सेंटर है ये ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। बट अब मैंने क्या किया, रिंग को थोड़ा सा मतलब राइट की तरफ पुश कर दिया, ठीक है, तो रिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो जो रिंग का सेंटर है वो तो यहाँ पे आ गया, बट अब यहाँ पे तुम्हें ओरिजिन दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स ओरिजिन विल बी विजिबल बट सेंटर आगे आ गया, तो ओरिजिन मूव नहीं की है। ओरिजिन इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस, whereas center of the ring, center of mass of the ring is not fixed point in a space, rather it is attached to the ring somehow। ये एक बहुत ही लाइक डिफरेंस है, ठीक है। अब यही बात जो है ICOR के लिए भी ट्रू होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, इसको भी मैं समझाऊंगा, मतलब इसको जब मैं अप्लाई करूंगा तो समझ में आएगा कि ICOR जो है वो बॉडी के साथ अटैच्ड होता है। दैट मीन्स सबसे जो मोस्ट फेमस केस है ना, जो तुम्हारा मोस्ट फेमस केस जो तुमने देखा होगा, ये बात सब बच्चों को पता होती है कि एक प्योर रोलिंग के अंदर एक बॉडी अगर प्योर रोल कर रही है, यू कैन अज्यूम दिस टू बी स्फीयर और अ डिस्क और अ रिंग और अ सिलेंडर वॉट एवर। मान लिया बॉडी है, ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोल कर रही है ना, प्योर रोलिंग कर रही है, तो इस केस में सभी को पता है कि जो बॉटम पॉइंट होता है वो होता है ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसी पॉइंट से जो एक्सिस हो रही होगी स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर, वो जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगी, ठीक है। एनीवे, तो कौन सा पॉइंट इसमें बॉटम पॉइंट कौन सा, वो पॉइंट जो ग्राउंड पे है या वो पॉइंट जो बॉडी पे है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो पॉइंट चूज कर सकता हूँ, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए ग्राउंड पे फिक्स्ड पॉइंट है, और पॉइंट बी जो है वो बॉडी का पार्ट है, बॉडी पे अटैच्ड पॉइंट है, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट ICOR है, पॉइंट बी इज ICOR माय डिफरेंस। पॉइंट ए जो है स्पेस फ्रेम में अटैच्ड पॉइंट है, मतलब ग्राउंड फ्रेम में इट इज फिक्स्ड, तो ये डिस्क आगे मूव कर जाएगी तो भी पॉइंट ए वही ग्राउंड पे रह जाएगा, लेकिन पॉइंट बी बॉडी के साथ आगे चला जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट जिसमें पॉइंट बी जो है वो ICOR होता है, ठीक है। तो remember that ICOR just like any just like center of mass, ICOR is also a part of the body, ठीक है। इसमें जो है जैसे जैसे ही मैं ये बात बताता हूँ, तो जैसे जिन बच्चों ने थोड़े अच्छे क्वेश्चंस किए हैं उनको उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे भी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक लेट अस से एक ऐसे जो है रॉड रखी हुई है, दिस इज अ रॉड, ठीक है, दिस इज अ रॉड। अब ये रॉड स्लाइड करना शुरू कर रही है, ठीक है, मतलब ये रॉड स्लाइड कर रही है। जब रॉड स्लाइड कर रही है तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। पॉइंट ए नीचे की तरफ मूव करेगा, पॉइंट बी राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ICOR बनता है, अगर तुम्हें पता हो तो। कभी इसको अपन डिस्कस भी करेंगे कि पॉइंट क्यों ये वाला ICOR बनता है, बट अगर इफ यू ऑलरेडी नो दिस तो ये पॉइंट ICOR होता है। तो इसमें जो है बहुत बच्चों को डाउट ये आ जाएगा कि भाई ये पॉइंट तो बॉडी का पार्ट नहीं है। अगेन मैं फिर से वही याद दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास था रिंग का, क्या वो बॉडी से फिक्स्ड, मतलब विजुअली फिक्स था क्या, आंखों को दिख रहा था क्या फिक्स्ड है, नहीं, आंखों को तो नहीं दिख रहा था, लेकिन यू कैन अज्यूम कि एक इनविजिबल सी रॉड है जिससे ये पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब जब भी रिंग आगे जाएगी तो उसके साथ सेंटर ऑफ मास उसका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मतलब ऑल्दो मतलब विजुअली दिखाई नहीं पड़ रहा है कि फिक्स्ड है, बट इट इज फिक्स्ड। तो वैसे ही तुम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि मान लिया कि भाई, जैसे अपन क्या अज्यूम कर सकते थे, मान लिया कि भाई एक ऐसी इनविजिबल सी रॉड है या इनविजिबल सा मटेरियल है, ठीक है, इनविजिबल सा कुछ है, मासलेस इनविजिबल सा, जिससे जिसकी मदद से मेन रॉड जो ए बी मेन रॉड है ना, ए बी से ये पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया ICOR, ये इनविजिबली अटैच्ड है। तो मतलब इन नट शेल यू हैव टू अज्यूम दैट, या यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ICOR इज नॉट फिक्स्ड इन द स्पेस फ्रेम। अगर ऐसा होता तो ICOR का एक्सलेशन हमेशा जीरो होता, क्योंकि स्पेस के सारे पॉइंट का एक्सलेशन तो जीरो है, ग्राउंड फ्रेम के सारे पॉइंट का एक्सलेशन जीरो है, ठीक है। लेकिन ICOR का एक्सलेशन हो सकता है। इनफैक्ट ये वाला पॉइंट ही सेकंड पॉइंट है हमारा। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है ICOR की वेलोसिटी जीरो होगी हमेशा, ठीक है, लेकिन इसका एक्सलेशन जीरो हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या करना पड़ता है ये अपन देखेंगे, क्योंकि इसीलिए अगर भाई वो पॉइंट स्पेस में फिक्स्ड होता तो उसका एक्सलेशन
जीरो होता, बट ये पॉइंट सिंस इसकी वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी का पार्ट है तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन आ सकता है, तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा और हम इस पे बैठ के फोर्स या टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, जो है सॉरी टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, तो फिर हमें स्यूडो फोर्सेस का भी टॉर्क अकाउंट में लेना पड़ेगा, स्यूडो फोर्सेस के भी टॉर्क को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि स्यूडो फोर्सेस का टॉर्क आ सकता है अगर हम आईसीयूआर में बैठ के लिखें। ठीक है, अब गाइज नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीयूआर को लोकेट कैसे किया जाता है। तो उसको लोकेट करने के तरीके हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ डू वी लोकेट आईसीयूआर। लेट अस सी लोकेटिंग आईसीयूआर में कि बॉडी का आईसीयूआर कैसे लोकेट किया जाता है। ठीक है, आसान सी बात है। सबसे पहले जो है मान लो कोई बॉडी है। ठीक है, अब इस पे कोई भी जैसे मान लिया किसी पॉइंट की वेलोसिटी हमें पता है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लो हमेशा कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर हमें पता है तो जो आईसीओआर होगा ना वो उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लाइन पे ही लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो ये जो ब्लैक कलर की बॉडी मैंने बनाई है ये प्लेनर बॉडी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है इसकी वेलोसिटी वीपी मान लेते हैं, वीपी वन की जगह वीबी मान लेते हैं। ठीक है, अब व्हाट वी आर सेइंग इज कि जैसे ये एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी बनाई गई है तो जो आईसीओआर लाई करेगा वो वाई एक्सिस पे ही लाई कर सकता है, मतलब ऐसे ही लाई इनमें से किसी पॉइंट पे लाई कर सकता है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि आईसीओआर इस लाइन पे लाई कर गया, मतलब ये कोई जनरल लाइन है, वाई एक्सिस तो है नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो अब ये जो पी है और मान लिया ये पॉइंट आई है। ठीक है, पी आई के अलोंग पॉइंट पी का और आई का दोनों का कंपोनेंट सेम होना चाहिए क्योंकि रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। पी आई की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो पी आई के अलोंग पी और आई दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होना चाहिए। आई की वेलोसिटी जीरो है क्योंकि आई आई सी ओ आर है, तो फिर पी का कंपोनेंट आई के अलोंग जीरो आएगा। वो तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 90 डिग्री हो, थीटा मस्ट बी 90। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट कि जो आई सी ओ आर है वो हमेशा वीपी के परपेंडिकुलर लाई करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि तो तीन इम्पोर्टेंट मतलब तीन केसेस में हमें निकालना है आईसीओआर। तो पहला केस कि बॉडी का ओमेगा नोन है एंड वीपी नोन है, मतलब बॉडी पे किसी पॉइंट की वेलोसिटी पता हो और बॉडी का ओमेगा पता हो। लेट्स से बॉडी का ओमेगा इस तरफ है। ठीक है, एंड बॉडी पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं पी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी लेट्स से वीपी पता है। तो क्या क्या पता है? बॉडी का ओमेगा पता है और वीपी पता है। तो हमें पता है कि जो आईसीओआर आएगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, और आईसीओआर ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो अब सोचो पी से अब ये हमें तो पता है कि 90 डिग्री पे है ये लाइन, मतलब वीपी अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया गया है तो ये जो लाइन बनाई गई है, ठीक है, ब्लैक कलर की लाइन जो मैंने ब्लैक कर दी, ठीक है, वो लाइन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ऊपर जाने पे मिलेगा आईसीओआर या नीचे जाने पे? तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे नीचे जाने पे आईसीओआर मिलेगा। ऐसा क्यों? नीचे जाने पे क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, मतलब पी के ऊपर वाले पॉइंट्स तो और तेज घूम रहे होंगे। सोचो भाई तुम्हें चाहिए ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है, तो जैसे प्योर रोलिंग में करते थे ना, प्योर रोलिंग में अगर मैं पी पे बैठ जाऊं, पी पे बैठ के ये सारे पॉइंट्स लेफ्ट में जा रहे होंगे। ठीक है, आर ओमेगा से। ठीक है, और पीक पे बैठ के ये सारे पॉइंट्स राइट में जा रहे होंगे। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि जो पीक पे बैठ के ये सारे पॉइंट्स जो लेफ्ट में जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी लेफ्टवर्ड्स है। जब जैसे मान लिया ये आईसीओआर बोला जाएगा। ठीक है, तो वी आई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? वी आई की वैल्यू लिखी जाएगी वी आई विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस वी पी। ठीक है, तो वी आई की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तो यहाँ से भी तुम्हें दिख रहा है कि जो वीपी है उसकी डायरेक्शन और वीआईपी की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक, अब वीपी की डायरेक्शन तो राइट वर्ड्स है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू पी लेफ्ट वर्ड्स होना चाहिए। तो वो कौन से पॉइंट के लिए ट्रू होगा? जो पी के नीचे है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और अब मैग्नीट्यूड वाइज इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वीआईपी, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी तो वीपी है और वीआईपी क्या है? आर ओमेगा। जहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगी आर, दिस मीन्स
आर की वैल्यू कितनी आ गई, वीपी अपॉन ओमेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पी पे बैठ के पी पे बैठ के मतलब पी से अगर हम वीपी बाई ओमेगा डिस्टेंस नीचे आ गए, ठीक है, तो हमें जो है ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मतलब इफेक्टिवली तुम्हें ना इसमें कुछ याद नहीं करना है, तुम्हें इफेक्टिवली अपने प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके या रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके ऐसा पॉइंट खोजना होता है बॉडी पे जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। वही होता है आईसीयूआर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार जैसे बॉडी पे दो पॉइंट की वेलोसिटी पता हो और दोनों नॉन पैरेलल हो, ठीक है, दोनों वेलोसिटीज नॉन पैरेलल हो, तो भी आईसीयूआर बहुत ही इजीली निकल जाएगा। मतलब VP1 पता हो, ठीक है, VP2 पता हो और ये दोनों नॉन पैरेलल हो, ठीक है, दैट मीन्स VP1 क्रॉस VP2 नॉन जीरो हो रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन पैरेलल वेलोसिटीज हो गई। ठीक है, जैसे मान लिया इस बॉडी पे अपन पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, इसकी वेलोसिटी VP1 हो गई ऐसी, ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लिया, लेट्स से ये वेलोसिटी VP2 हो गई। ठीक है, अब हमें बताया ना कि जो है जो आईसीआर होगा वो VP1 के भी परपेंडिकुलर है और VP2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी और इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दी, तो ये जो पॉइंट होगा ये आईसीआर बन जाएगा, सिंपल एज दैट। तो ऐसा पॉइंट जो है जिसकी वेलोसिटीज दोनों मतलब जो दोनों VP1 VP2 के दोनों के परपेंडिकुलर है, वो आईसीआर बन जाएगा। ठीक है, थर्ड केस भी देख लेते हैं। अगर मान लो VP1 VP2 नोन है, ठीक है, बट दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, यानी कि VP1 क्रॉस VP2 जीरो हो रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, बेसिकली जो है जैसे मान लो कि ये पॉइंट VP1 ऐसा हो गया, VP1 ऐसा हो गया, ठीक है, और ये VP2 ऐसा हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, VP1 VP2 VP2 पूरी जो है ये ऐसा हो गया VP1, और ये VP2 ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, इस हमें पता है कि जैसे इस दोनों लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया और इनके वेक्टर्स के टिप को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इन वेक्टर्स के टिप को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा आईसी बार बन जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट विल बी आईसी बार। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर्स के टिप को ज्वाइन कर दो और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो तुम्हारा आई पॉइंट आईसीआर बन जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द आईसीआर। अब आईसीआर की जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ट्रेमेंडस है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, तो उसकी एप्लीकेशन को देख के लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस नाउ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सबने किया होता है और बहुत हजार बार किया होता है, बट अगेन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन जस्ट टू इलस्ट्रेट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस। तो प्लीज इसे स्किप मत करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन एक चीज सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मतलब सबने ही किया होता है। तो एक सॉलिड स्फेयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाई गई है, इसके टॉप पॉइंट पे F कांस्टेंट फोर्स है। इट कैन प्योर इट कैन रोल प्योरली ऑन अ लाइक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके सेंटर का एक्सेशन हमें फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता है सब कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बॉटम पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख के करेंगे और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, आम तौर पे जब तुमने इस क्वेश्चन को किया होगा तो तुमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को करना सीखा होगा। चाहे तो तुमने बॉटम पॉइंट के अबाउट टॉर्क की क्वेश्चन लिख दिया होगा या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की क्वेश्चन लिख दी होगी। ठीक है, तो मैं सेंटर ऑफ मास वाला मेथड तो नहीं ही यूज करूंगा। ठीक है, मैं सिंपल आईसीओआर वाला मेथड यूज करूंगा। हमें पता है कि जो बॉटम पॉइंट है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है इसलिए वी कैन से कि बॉटम पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है। ठीक है, तो जैसे तुमने कैसे किया होगा, सिंपली एफ तुमने सोचा होगा कि आई के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसी एक्सिस पे लग रही होगी। नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, एमजी का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। नॉर्मल भी ऐसे ही पास कर रहा है, ठीक है, एमजी भी ऐसे ही पास कर रहा है, मतलब एमजी भी सीधा का सीधा जो है नीचे आ रहा है, सेंटर से आई की तरफ जा रहा है, तो एमजी भी सीधा नीचे आ गया, नॉर्मल भी वहीं से चला गया, तो सिर्फ एफ का टॉर्क आएगा। तो एफ इंटू टू आर दैट शुड बी इक्वल्स टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी आई सी ओ आर इंटू अल्फा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है, ठीक है, प्लस आई के अबाउट जो है mr², ठीक है। तो ये हो गई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, ठीक है, ये आ गई तो यहाँ से तुम्हारा अल्फा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली तुमने ऐसे किया होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2f, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7/5m, तो कितना आ जाएगा, 10f/7 आर भी एक बचेगा, तो 10f/7 mr, ये तुम्हारा अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम जिसपे कई बार डिस्कशन नहीं करते, वो क्या है कि क्या आई पॉइंट एक्सिलरेटेड था, वॉज आई पॉइंट एक्सिलरेटेड, ठीक है। तो लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस कि क्या आई पॉइंट एक्सिलरेटेड था, क्या हमें स्यूडो फोर्स का टॉक लेना चाहिए था या नहीं, ठीक है। तो मैं इस बार थोड़ा सा बड़ा स्फीयर बना रहा हूँ। तो जो बॉटम पॉइंट है इसके एक्सलेशन के दो कंपोनेंट हो सकते थे, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जेड एक्सिस स्क्रीन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली पूरा का पूरा मोशन स्क्रीन प्लेन में ही हो रहा है, इस सॉलिड स्फीयर के इस वाली मतलब डायमीटर इस डायमेट्रिक प्लेन का, मतलब ये जो प्लेन दिखाया गया है सॉलिड स्फीयर का, इस ये पूरा का पूरा स्क्रीन के प्लेन में ही मूव करेगा हमेशा, हेंस वी कैन से कि जेड एक्सिस पे तो कोई एक्सलेशन है नहीं। अच्छा, एक्सलेशन इन एक्स भी जीरो है, एक्सलेशन इन एक्स में क्यों जीरो है, क्योंकि ये पॉइंट जो ICOR है ये स्लाइड नहीं कर सकता, ठीक है, और ग्राउंड का एक्सलेशन जीरो है। तो वी कैन से सिंस प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, तो जो ग्राउंड है वो तो एक्सलेट कर नहीं सकती, तो इसी वजह से ये पॉइंट इस पर स्लिप नहीं कर रहा होगा, ICOR जो है ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहा होगा, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सलेशन भी जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेगी, ठीक। अब बात आती है वाई एक्सलेशन की। क्या एक्सलेशन, ये अपन कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, फॉर पॉइंट आई, ठीक है, फॉर आई। तो अब हम ए वाई की बात कर रहे हैं, क्या वाई जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो सी, जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का सी, मैं तुमसे इसका मोशन पूछता हूँ, तो ये तो सभी समझ गए होंगे कि इसका मोशन सीधा ऐसा स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक। तो क्या सी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इसका जवाब है हाँ। तो क्या सी का वाई एक्सेशन हो सकता है, नहीं, क्योंकि सी हमेशा ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट कि सी का वाई एक्सेशन नहीं हो सकता, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि सी पे खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाओ भाई, यानी हमें एक चीज पता चल गई कि एक्सेशन ऑफ सी वाई एक्सिस पे जीरो है, ठीक है। आगे सी पे खड़े हो जाओ, तो मैं सी पे खड़ा होकर आई का मोशन अगर ऑब्जर्व करूंगा तो क्या तुम्हें सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ेगा, जवाब आएगा हाँ, क्योंकि सी के फ्रेम में आई एक आर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। आई का मोशन सिर्फ जो है ऐसा हो रहा होगा सर्कल के लॉन्ग ऐसे, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ही हो रहा होगा along the सर्कल, सी के फ्रेम में आई का मोशन, ठीक। सर्कुलर मोशन में यानी अगर मैं सी पे खड़े, जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर से कहूँ कि आई का एक्सलेशन के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा एक इस तरफ आर अल्फा हो सकता है, और एक ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है, ठीक है। एक इस तरफ, हमें सिर्फ वाई कंपोनेंट की बात करनी है, हम इसकी इससे मतलब रख रहे हैं, ये वाली चीज तो हम ऑलरेडी ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज कर चुके हैं, मतलब आई का एक्सलेशन हम एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी जीरो देख चुके हैं, हम वाई एक्सलेशन निकालने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है उससे मैं पूछता हूँ आई का वाई एक्सलेशन बताओ, वाई तो वो कहेगा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ध्यान रखो ऑब्जर्वर का वाई एक्सलेशन जीरो है, ये दिख रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर ने जो आई का एक्सलेशन वाई एक्सिस पे बताया, वही आई का एक्सलेशन ग्राउंड फ्रेम में भी हो जाएगा वाई एक्सिस पे, फिर से बोलता हूँ, यानी कि ऑब्जर्वर ने सिंस ऑब्जर्वर का वाई एक्सलेशन जीरो है, देयरफॉर ऑब्जर्वर ने जो भी एक्सलेशन आई का बताया वाई एक्सिस पे, वही एक्सलेशन आई का हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम में वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ऑब्जर्वर ने कितना बताया, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब तुम सोचो ये वैल्यू जीरो होगी सिर्फ टाइम जीरो पे, अगर मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो सॉलिड स्फीयर का ओमेगा जीरो था सिर्फ टाइम जीरो पे, उसके बाद ओमेगा जीरो नहीं है, यानी कि ऑब्जर्वर के फ्रेम में आई का एक वाई की तरफ एक्सलेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो अगर मैं टाइम जीरो के अलावा किसी टाइम की बात करूंगा तो ए वाई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगी, ठीक है।
बट तुमने देखा होगा कि ये एक्सेलेरेशन तो हम कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट हम बोलते हैं, मतलब किसी भी टाइम पे, मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो हम आर अल्फा बोल सकते हैं, विच इज 10^5 7m। ठीक है, तो ये तो हमेशा किसी भी टाइम पे ट्रू रहती है। टाइम जीरो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि टाइम जीरो पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या है, हम कहते हैं किसी भी टाइम पे एक्सेलेरेशन बताओ तो 10^7m ही आता है, अगर तुमने क्वेश्चन किया होगा तो। दैट मीन्स कि ये जो एक्सेलेरेशन आया है ओमेगा स्क्वायर आर, ये टाइम टी पे, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि टाइम टी पे जो एक्सेलेरेशन ऑफ वाई है उसकी वैल्यू तो नॉन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब हमें स्यूडो फोर्स का टॉर्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने आई पे खड़े होकर टॉर्क इक्वेशन लिखी थी, देखो ध्यान से समझो यार, ये वाला जो टॉर्क इक्वेशन लिखा गया था ना, ये आई पे खड़े होकर लिखा गया था, आई के फ्रेम में लिखा गया है, आई पे खड़े होकर लिखा गया है। इसका मतलब, और अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि आई का एक वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन है। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन है, ये आर अल्फा तो हटा दो सर अल्फा को, क्योंकि ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं था। ठीक है, आर अल्फा ऑब्जर्वर के फ्रेम में था, ग्राउंड फ्रेम में आई का एक्स में एक्सेलेरेशन जीरो है, ये हम ऑलरेडी यहाँ बोल चुके हैं। ठीक है, आई का लेकिन वाई में एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यानी कि स्यूडो फोर्स का टॉर्क लेना चाहिए था हमें आई के अबाउट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई के अबाउट स्यूडो फोर्स का टॉर्क आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आया? ठीक है, सोचते हैं। देखो एक बात याद रखो, स्यूडो फोर्सेस हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं। ठीक है, स्यूडो फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देखो हम क्या कह रहे हैं, बॉटम पॉइंट का क्या एक्सलेशन है, बॉटम पॉइंट का एक्सलेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, 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 यानी कि सेंटर ऑफ मास से अगर मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा तो किस तरफ लगाऊंगा, नीचे की तरफ लगाऊंगा। सूडो सेंटर ऑफ मास से क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सूडो फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं। ठीक है, तो मैंने सूडो फोर्सेस लगाए, नीचे की तरफ लगाए। ठीक है, कहाँ नीचे की तरफ क्यों लगाए, क्योंकि एक्सेशन ऊपर की तरफ था, कितना था, ओमेगा स्क्वायर आर, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ, देखो लगाता हूँ लगाता हूँ लगाता हूँ लगाता हूँ, लगाया लगाया लगाया, देखा ये जो सूडो फोर्स है कहाँ से पास कर गया, आई से भी पास कर गया। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो सूडो फोर्स है वो आई से भी पास कर गया, यानी सूडो फोर्स का टॉर्क आई के अबाउट क्या हो गया, जीरो। सूडो फोर्स का टॉर्क आई के अबाउट क्या हो गया, जीरो। समझ में आई बात? इसलिए इसलिए सूडो फोर्स का टॉर्क नहीं आया, लेकिन ये हमेशा जरूरी हो, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक समझाने के लिए, इसलिए ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड गाइस कि इसमें सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो जाता है सेंटर ऑफ सॉरी इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये समझाने के लिए कि क्यों सूडो फोर्स की टॉर्क नहीं ली जाती। ठीक है, इस मतलब या कैंसिल हो जाती है या आती नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, इसमें सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसमें इट विल नॉट बी जीरो। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है, देखो रिंग है वापस से। ठीक है, एक रिंग है। ठीक है, इसका मास m है, रिंग का मास m है और रेडियस r है, वर्टिकल प्लेन में है रिंग। ठीक है, और ये एकदम टॉप मतलब अगेन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी गई है और रोटेट कर सकती है। एक पार्टिकल है जो कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, अटैच कर दिया, इसका भी मास m है। ठीक है, और इसका जो रिंग का जो सेंटर है वो ये c है, ये रिंग का सेंटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो है हल्का सा इसको डिस्टर्ब कर दिया, मतलब ऐसा हल्का सा फूंक मार दी होगी ताकि लेट से ये इस तरफ जैसे ओमेगा ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि जब ये 90 डिग्री टर्न कर जाएगी रिंग, तो फिर बताना है नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग, एंगुलर एक्सलेशन, मतलब सब कुछ फाइंड करना है जब 90 डिग्री टर्न कर जाएगी। जब 90 डिग्री टर्न कर जाएगी तो ये सिचुएशन कैसी बन जाएगी, बेसिकली मैं यही भी बता देता हूँ, ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, और रिंग आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक, रिंग कुछ आगे बढ़ चुकी होगी, पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक, रिंग के पास कुछ ओमेगा आ गया होगा। ठीक है, ये पार्टिकल भी फिक्स्ड है रिंग पे, तो यू कैन ऑल्सो ट्रीट दिस पार्टिकल एज द पार्ट ऑफ द फिक्स्ड बॉडी। इनफैक्ट ना मैं एक काम करता हूँ, मैं सेपरेट फिगर ही बना लेता हूँ, उससे थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो अपन बोल सकते हैं कि ये जो रिंग है, ये रिंग ऐसी हमने ऐसी एज्यूम कर ली। ठीक है, ठीक है, पार्टिकल जो है एक सेकंड यहाँ पे आ गया एम मास का। ठीक है, रिंग के पास कुछ ओमेगा आ चुका है। ठीक है, अच्छा रिंग, ये रिंग प्लस पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये डेफिनेटली यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये ठीक है, इस वाले पॉइंट को ना ओ बोल देते हैं, जो रिंग का सेंटर है उसको ओ बोल देते हैं, रिंग के सेंटर को ओ बोल देते हैं।
और जो सेंटर ऑफ मास है सी बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास को सी बोल देते हैं। तो रिंग का जो सेंटर है वो ओ बोल दिया, और सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम उसको हमने सी बोल दिया। ठीक, ये डिस्टेंस डेफिनेटली कितनी होगी, r/2। ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो रिंग का ये सिस्टम के पास कितना ओमेगा आ गया, ये अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजीली अपन एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है mgr, ठीक है, mgr जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में तुम जो आई लिखोगे वो बॉटम पॉइंट के अबाउट लिख लो, ठीक है, बॉटम पॉइंट के अबाउट। तो बॉटम पॉइंट के अबाउट, बॉटम पॉइंट ICOR है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बॉटम पॉइंट के अबाउट जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2mr² आ जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, है ना। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के सेंटर के अबाउट mr² होता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो फिर mr² प्लस mr², तो कितना आ जाएगा, 2mr²। प्लस जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा, md²। डी की वैल्यू कितनी है, √2r, यानी कि m इंटू √2r² करोगे तो वो टू यही बन जाएगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले तो ओमेगा पता चल गया हमको कि ओमेगा कितना आ रहा है। ये हाफ को इधर जाके 2 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 4mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, g/2r आ गया, ठीक है, g/2r आ गया, और इसको अपन अंडर रूट में डाल देते हैं। तो वी कैन से दैट कि ये हमारा ओमेगा जो है आ गया, दिस इज द ओमेगा दैट वी हैव, दैट रिंग विल एक्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से इंटरेस्टिंग सी चीज, सबसे पहले मैं टॉर्क इक्वेशन लिखता हूँ ICOR के अबाउट। अब अगेन ये जो बॉटम पॉइंट है यही ICOR है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है पॉइंट, प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए वो पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब बॉटम पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन का टॉर्क खत्म हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन यहीं से पास होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आएगी, ठीक है, फ्रिक्शन मान लेते हैं ऐसे लग रही होगी फॉरवर्ड, ठीक, फिर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर जा रहा होगा यहाँ से, ये नॉर्मल ऐसे मान लिया, ठीक है, फिर 2 mg जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 2 mg यहाँ से पास होगा सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, 2 mg का फोर्स, ठीक है। और कोई फोर्स बचा क्या, बिल्कुल स्यूडो फोर्स, क्योंकि हम आई पे खड़े हैं, और आई का इस बार एक्सलेशन, देखो आई का एक्सलेशन वापस से वही आएगा जो भी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था, कितना आएगा, ओमेगा² ऊपर की तरफ, यानी ओ की तरफ। भाई ओ पॉइंट अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे अभी ओ स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो जो डिस्कशन अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम डिस्कशन यहाँ भी फॉलो होगा। ओ पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी ओमेगा से नाच रही है, तो ओ के अबाउट जो आई का एक्सलेशन है वो ओ की तरफ ही है, और वो कितना है, ओमेगा² आर, ठीक है। यानी मैं कहता हूँ एक्सलेशन ऑफ आई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ कितना है, ओमेगा²r, ओमेगा²r, ठीक है, इन दी अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ है, समझ गए। ओमेगा² करोगे तो g/2r आ जाएगा, ठीक है, इंटू इंटू कितना आ जाएगा, ये r, यानी कि g/2, ठीक। ओमेगा² आई होप मैंने ओमेगा² r की वैल्यू सही निकाली है, ठीक है। अब देखते हैं सुडो फोर्स कितना लगेगा, तो सुडो फोर्स लगेगा 2m टोटल मास है, और एक्सलेशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू ओ कितना है, g/2, ठीक है। यानी कि ओ का तो वाई एक्सिस पे कोई एक्सलेशन है नहीं, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं एक्सलेशन ऑफ आई, मतलब ये वाई एक्सिस की बात की जा रही खाली, ठीक है, दिस इज इन दी वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक्सलेशन ऑफ आई जो वाई एक्सिस में आ गया, ठीक है, वाई एक्सिस में आ गया, कितना आ गया, g/2 आ गया अपर डायरेक्शन में, ठीक है। देयरफॉर सूडो फोर्स कितना लगेगा, 2m इंटू g/2, यानी कि mg, ठीक है, तो mg का सूडो फोर्स भी यहाँ से पास होगा, ठीक है, mg का सूडो फोर्स भी यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। ये सूडो फोर्स है गाइस, ठीक है, दिस इज सूडो फोर्स, ठीक है। ये क्यों आया, इस वजह से आया क्योंकि हमने बॉटम पॉइंट पे बैठ के सूडो फोर्स की मतलब टॉर्क लिखी है, ठीक है। तो बॉटम पॉइंट एक्सलेटेड है, ठीक है, बॉटम पॉइंट एक्सलेटेड है, तो सूडो फोर्स की टॉर्क इस बार सेंटर ऑफ मास से वापस से नीचे की तरफ लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास से ये सूडो फोर्स नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस बार आई से पास नहीं हो रहा, ये यू कैन सी आई से पास नहीं हो रहा, देयरफॉर जो टॉर्क लिखी जाएगी आई के अबाउट,
वो एक तो 2 mg की आएगी जो कि ग्रेविटी है, तो 2 mg इंटू r/2, ठीक है, प्लस सूडो फोर्स का टॉर्क, सूडो फोर्स mg है, दैट mg इंटू r/2, ये भी आएगा। दिस विल बी इज इक्वल्स टू आई अल्फा, दिस विल बी इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम पॉइंट के अबाउट अभी हमने निकाला था, ठीक है, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, यानी 4mr² इंटू अल्फा, 4mr² इंटू अल्फा, गॉट इट। तो यहाँ से हमारे पास जो है आ गया, कितना आ जाएगा ये, mgr प्लस mgr/2, है ना, यानी कि 3mgr/2, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 4mr² इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3g/8 r, आई सपोज, ठीक है, एम कैंसिल हो जा रहा है, आर कैंसिल हो जा रहा है, 3g/8 r, ये आ गई अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी 3g/8 r। तो यू कैन सी कि जो है टॉर्क इक्वेशन, अब तुम इस क्वेश्चन को उससे करते हैं ना, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट करके, तो बहुत बड़ा हो जाता है ये। टॉर्क इक्वेशन अबाउट ICUR बहुत ही फास्ट करता है इस क्वेश्चन को। एनीवे, ये हमारा अल्फा निकल गया, ठीक है। अब पूछा गया था, और भी चीजें पूछी गई थी, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग, तो अगर हम आई पे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो आई पे खड़े हो जाएंगे, तो आई पे खड़े होके, आई का एक्स एक्सिस में एक्सलेशन 0 है, क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आई पॉइंट स्लिप नहीं कर सकता, तो आई का एक्स में एक्सलेशन 0 है, ठीक है। आई पे खड़े हो जाओगे तो ओ इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द रेडियस ऑफ आर। आई पे रिजिड बॉडी के कोई भी दो पॉइंट आपस में सर्कुलर मोशन ही कर रहे होते हैं एक दूसरे के अबाउट, ठीक है, नहीं तो उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होने लग जाएगी ना। रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के का मोशन एक दूसरे के अबाउट सर्कुलर मोशन ही हो रहा होता है, ठीक है। प्लेनर रोटेशन, प्लेनर सर्कुलर, प्लेनर रोटेशन मोशन में, ऑफ कोर्स 3D रोटेशन में नहीं, 3D में स्फेरिकल मोशन हो सकता है। तो आई के अबाउट ओ का मोशन सर्कुलर ही हो सकता है, क्योंकि आई और डिस्टेंस हमेशा आर रहनी चाहिए, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि आई पे खड़े हो जाएं तो ओ का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो आई, तो अगर और ओ का हमें पता है वाई में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, ठीक है, ओ का हमें कोई वाई में एक्सेलेरेशन है नहीं, तो अगर मैं तुमसे आई पे खड़े होके ओ का एक्सेलेरेशन एक्स में पूछ लूं, आई पे खड़े होके ओ का एक्सेलेरेशन एक्स में पूछ लूं, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, आर अल्फा, ठीक है। आई पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दो, आई पे खड़े हो जाओ, ठीक है, और ओ का एक्सेलेरेशन एक्स में पूछ लो, तो क्या बोल, आर अल्फा बोला जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ ओ इन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आर अल्फा मतलब 3g/8 हो गया, और एक्सेलेरेशन ऑफ ओ वाई 0 है, यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ ओ की वैल्यू आ गई हमारे पास 3g/8, 3g/8, ये आ गई एक्सेलेरेशन ऑफ ओ, सेंटर ऑफ द रिंग का एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। फिर फिर उसके बाद नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड कैसे निकालेंगे, नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड निकालना बहुत सिंपल है। देखो, सेंटर ऑफ मास जो बॉडी का है, उसका उसका एक्सेलेरेशन बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। ओ पे खड़े हो जाओ, तुम ऐसा करो, ओ पे खड़े होके सी का एक्सेलेरेशन, जैसे मैं फिर से रिंग बना देता हूँ एक बार, ठीक है, ये ओ है और ये सी है, तो ओ पे खड़े होके सी का मोशन सर्कुलर मोशन होगा r/2 का रेडियस में, ठीक है। तो अगर मैं ओ पे खड़े होके तुमसे सी का एक्सेलेरेशन पूछ लेता हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस पे, तो तुम बोलोगे r/2 अल्फा, एक्सेलेरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ इन वाई एक्सिस, ठीक है, ये कितना आएगा, r/2 अल्फा, ठीक है, यानी कि यानी कितना आ जाएगा, आर अल्फा की 3g/8 थी, यानी कि 3g/16, है ना, 3g/16, और ओ का वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन है नहीं, यानी ए सी वाई आ गया 3g/16, 3g/16 आ गया, ठीक है। बस अब अपन फोर्स इक्वेशन लिख सकते हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे की तरफ, अब देखो ये ग्राउंड फ्रेम में लिखी जा रही है फोर्स इक्वेशन, दिस फोर्स इक्वेशन आई एम राइटिंग इन द ग्राउंड फ्रेम, 2 mg नीचे की तरफ ग्रेविटी लगी, ठीक है, माइनस नॉर्मल लगा ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू 2m इंटू ए सी वाई, विच इज 3g/16। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2 mg माइनस, कितना आएगा, 3 mg/8, यानी कि 8 2 16 माइनस 3, माइनस 3 कितना होगा, 13 ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। फिर और क्या पूछा था, फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड निकालने के लिए जो सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन है, वही जो है
बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास का कोई भी एक्सेलेरेशन जो आ रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो ओ के फ्रेम में, अगर मैं ओ पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, ओ के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का इस तरफ भी एक एक्सेलेरेशन था, वो कितना था, ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ, एक्सेलेरेशन ऑफ सी एक्सेलेरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ इन द एक्स एक्सिस वाज ओमेगा स्क्वायर आर बाई टू। ठीक है, और नेगेटिव की तरफ था इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ ओ एक्स एक्सिस में हमें पता है 3g/8। ठीक है, यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ सी इन एक्स माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ओ इन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा निकाला था हमने g/2r, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू g/2r। ठीक है, g/2r इंटू आर बाई टू। ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन ऑफ सी इन एक्स हमें निकालना है, एक्सेलेरेशन ऑफ ओ इन एक्स 3g/8 है, तो आ जाएगा 3g/8 माइनस g/4। ठीक, तो कितना आ गया ये आ जाएगा 2g/8, 3g/8 माइनस 2g/8 यानी कि g/8। तो बस, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m इंटू ए सी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी एक्सेलेरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो फ्रिक्शन की वजह से ही हो सकता है। दैट मीन्स दिस इज mg/4, दिस विल बी mg/4। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड गाइस। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ गई mg/4। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर तुम सेंटर ऑफ मास मेथड के अबाउट यूज करके करोगे ना, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, टॉर्क मेथड, ये आईसीआर मेथड से क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाता है, फटाफट फटाफट सारी वैल्यूज निकलती चली गई। तुम अगर उसके अबाउट करोगे सेंटर ऑफ मास अबाउट, तो 3 4 5 इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, तो इट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस गाइस। नाउ लेट अस सी the teaser question, but before that I would like to share some information। ये वो KVPY तो खैर रहा नहीं, but this is the schedule according to which we are going to release the videos per Sundays। You can have a look at this, you can note it this down। ठीक है, फिर guys I would want you to search Vedantu Eklavya। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम्स इन द कंट्री फॉर जे एडवांस्ड। इस साल का तो एकलव्य खत्म हो गया, जे एडवांस के खत्म होते ही नेक्स्ट ईयर के लिए यू कैन ऑलवेज सर्च अबाउट इट एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। डेफिनेटली यू कैन आस्क योर सीनियर्स एज वेल, जो कि अर्लियर एकलव्य के पार्ट थे, एंड दे आर गोइंग टू टेल यू समथिंग ग्रेट अबाउट दिस। फिर यू कैन सेव दिस लिंक एंड यू कैन कीप ऑन विजिटिंग दिस periodically। इस पे भी keep on posting the useful courses that we launch for JEE Advanced and Mains, and also some useful information that is relevant for JEE। ये आज का टीजर क्वेश्चन है गाइस। एक रॉड है एल लेंथ की, मास एम की, जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है, और एंड इट इज, एक मिनट, मैं एक सेकेंड, लेट्स से कि एक सेकेंड जस्ट, लेट्स से ये एक वर्टिकल वॉल है और ये एक हॉरिजॉन्टल वॉल है, सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने क्या किया है, हमने एक रॉड है जिसको हमने ऐसे रख दिया है अभी के लिए। ठीक है, मतलब जस्ट वर्टिकली टचिंग दी वॉल। ठीक है, सब कुछ स्मूथ है यहाँ पे। ठीक है, अब रॉड को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया ताकि रॉड गिरना शुरू हो जाए। गिरेगी कैसे, जैसे थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे हो जाएगी, तो मतलब वैसे ही ऐसे सरकती जाएगी। नॉर्मल एक्शन बताना है जब टॉप एंड, मतलब कि ये वाला एंड, ये जो एंड है, एंड ए का कांटेक्ट वॉल के साथ लॉस जाएगा, उस समय ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन बताना है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब ए का कांटेक्ट वॉल के साथ लॉस जाएगा, तो ग्राउंड से कितना नॉर्मल एक्शन उस समय आ रहा होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। So guys, if you are able to solve this question, then do send the solution at eklavyaSupport@vedantu.com, and I would be happy to reply। तुम्हारी ईमेल की हेडिंग होनी चाहिए टीजर सोल्यूशन फिजिक्स। ठीक है, अगर तुम सोल्यूशन लिख के भेजते हो उसका, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि आईसीआर पे ही बेस्ड होगी, जिसमें हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इनफैक्ट आई विल टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो मैंने आज टीजर में दिया है, इसका भी सोल्यूशन मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली गाइज जो है उसमें बहुत सारे आईसीआर के एप्लीकेशन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। I hope you would have enjoyed today's video। Thank you।